हमारी आज की मूवी है द कॉल। ये एक कोरियन सुपर थ्रिलर मूवी है। मूवी की शुरुआत में हम सी यू को देखते हैं, जो अपने पुराने घर अपनी बीमार माँ से मिलने जा रही होती है। हमें पता लगता है कि सी यू ने रास्ते में अपना फ़ोन कहीं खो दिया है। घर पर आकर सी यू जब घर के काम कर रही होती है, उस वक्त घर के एक फ़ोन पर घंटी बजती है। सी यू जब फ़ोन उठाती है तब दूसरी तरफ से कोई यूंग सुक बात कर रही होती है। सीयू के उसको ना पहचानने पर योंगसुक फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देती है। इसके बाद सीन कट होता है यहाँ पर और हम फिर सीयू को उसकी मॉम के साथ बात करते देखते हैं। उसकी मॉम कह रही होती हैं कि मुझे तुम्हारे फादर के ग्रेव के बगल में ही दफनाना, क्योंकि मेरे इलाज के लिए हमारे पास कभी उतने पैसे जमा नहीं हो पाएंगे। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि सीयू काफ़ी अजीब बिहेव करती है। वो अपनी मॉम को काफ़ी बुरा भला बोलने लगती है और कहती है आपका हक नहीं है कि आपकी ग्रेव मेरे डैड के बगल में हो। और यहाँ हमें पता चलता है कि सी यू अपनी मॉम से काफ़ी नफरत करती है, क्योंकि 20 साल पहले सी यू की मॉम एक बार जब घर से बाहर जा रही थी तो बाहर जाते वक्त वो गैस खुला छोड़ देती हैं, जिससे घर में आग लग जाती है और सी यू के फादर की मौत वहीं पर हो जाती है, जिसमें सी यू तो बच जाती है लेकिन उसके पैर पे जलने के थोड़े निशान रह जाते हैं। उसी दिन हम देखते हैं सीयू को रात में सोते वक्त एक तस्वीर गिरने की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर वो उठ जाती है। जब वो जाकर देखती है तो वहाँ उनकी फैमिली फ़ोटो की कील निकल चुकी थी। जब वो उसे दोबारा टांगने के लिए दीवार में कील लगाने लगती है तो कील दीवार की दूसरी तरफ गिर जाती है, जिससे सीयू को पता चलता है कि इस दीवार के पीछे भी कुछ है। सीयू दीवार को तोड़ देती है और उसे एक रास्ता दिखाई देता है। जहां आगे जाने पर उसे कुछ फोटोज और एक डायरी मिलती है, जो और किसी की नहीं युंगसुक की होती है। उस डायरी को पढ़ने के बाद सीयू को पता लग जाता है कि ये डायरी और फोटोज युंगसुक की है और उसकी मॉम उसे काफ़ी टॉर्चर किया करती थी। अगले दिन सुबह वो अपने घर के बगल के एक स्ट्रॉबेरी फार्म में जाती है, जहां उसकी मुलाकात फार्म के ओनर सुंग हो से होती है। सुंग हो से बात करने पे उसे पता चलता है कि 20 साल पहले युंग सुक इसी घर में रहा करती थी और उसकी मॉम उस पे ब्लैक मैजिक भी किया करती थी। सीयू जब घर जाती है तो फिर से एक बार फ़ोन की घंटी बजती है और इस बार भी फ़ोन की दूसरी तरफ से युंग सुक ही बात कर रही थी, लेकिन इस बार वो काफ़ी चिल्ला रही होती है। वो कहती है कि मेरी मदद करो, मेरी मॉम मुझे जलाकर मार डालने वाली है। फिर हमें यूंगसुक को दिखाया जाता है। उसकी मॉम उसे घसीटते हुए ले जा रही होती है। ये सब सुनकर सीयू काफ़ी परेशान हो जाती है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि यूंगसुक फिर से एक बार कॉल करती है और पूछती है कि तुमने मुझे कल बचाया क्यों नहीं, लेकिन सीयू इसका कोई जवाब नहीं देती और वो अपना एड्रेस यूंगसुक को बताती है। फिर उससे पूछती है कि क्या ये तुम्हारा एड्रेस है। यूंगसुक कहती है कि हाँ, ये तो मेरा एड्रेस है। फिर सीयू उससे एक हैरान करने वाली बात बताती है
वो कहती है कि हम दोनों शायद एक ही घर में रह रहे हैं, पर तुम मुझसे 20 साल पहले यानी 1999 में जी रही हो और मैं 2019 में, और हम दोनों अलग अलग टाइमलाइन में होके भी किसी तरह इस फ़ोन से संपर्क कर पा रहे हैं। ये सब सुन के यूंगसुक को विश्वास नहीं होता, तो सीयूं उसे विश्वास दिलाने के लिए बताती है कि उसे उसकी एक फ़ोटो मिली है जिसमें डेट 26 नवंबर 1999 की है। इस पर यूंगसुक कहती है कि आज तो यहाँ 18 नवंबर 1999 है। उसके बाद सीयूं उसकी डायरी में कल की डेट की जो नोट थी उसे पढ़ के यूंगसुक को पूछती है कि क्या कल तुमने ऐसा कुछ लिखा था। फिर यूंगसुक अपनी डायरी चेक करती है तो वो उसमें सेम नोट देखती है जो उसने एक दिन पहले लिखा था, पर यूंगसुक को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। तो सीयूं उसे विश्वास दिलाने के लिए उस दिन की न्यूज़ इंटरनेट पर सर्च करती है और वो बताती है कि आज रात 8 बजे तुम्हारे टाइमलाइन में एक प्लेन क्रैश होगा। 오늘 밤 김포공항에서 착륙사고가 발생할 거예요. रात को जब यूंगसुक खाने पर बैठती है तो हम देखते हैं कि उसकी मॉम उसे हमेशा कच्चा खाना ही खिलाती हैं। 그냥 굶을래? 이걸 사. और यूंगसुक के खाने की बुराई करने पर उसकी मॉम उसे फिर से टॉर्चर करने लगती हैं। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि 8 बज जाते हैं और टीवी पे न्यूज़ टेलीकास्ट होने लगती है कि एक प्लेन रनवे से स्लिप करके क्रैश हो चुकी है। यहाँ पर यूंगसुक को सब समझ आने लगता है कि जो भी सीईओ से कह रही थी वो सच था। फिर जब वो अपने कमरे में जाती है तो फिर से एक बार यूंगसुक सीईओ को कॉल करती है। 저는 어떻게 알고 있었죠? 28살이에요. सीयूं उसे फ्यूचर के बारे में काफ़ी कुछ बताती है और यूंगसुक को उसके फेवरेट पॉप सिंगर्स के फ्यूचर सॉन्ग्स भी सुनाती है। 미국에서 돌아와 2000년에 컴백해요. फिर अगले दिन हम देखते हैं कि यूंगसुक के घर पर एक फैमिली उनका घर देखने आई होती है क्योंकि उसकी मॉम उनका घर बेच रही थी और उस फैमिली के साथ एक छोटी बच्ची भी होती है जो और कोई नहीं सी यूं ही रहती है। पास्ट में अगर सी यूं के फादर उस घर को खरीदेंगे तभी तो प्रेजेंट में सी यूं उस घर पर रहेंगी। यूंगसुक को जब पता चलता है कि ये सीईओ की फैमिली है तो वो तुरंत फ्यूचर वाली सीईओ को फ़ोन लगाती है और उसे उसके फादर की आवाज़ सुनाई देती है। सीईओ बरसों बाद अपने फादर की आवाज़ सुन के काफ़ी इमोशनल हो जाती है और वो रोने लग जाती है। ये देख के यूंगसुक के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सीईओ को बताती है कि वो शायद उसके डैड को मरने से बचा सकती है। और देखते ही देखते वो दिन आ ही जाता है जिस दिन सीईओ के फादर की डेथ हुई थी। यूंगसुक उस दिन अपनी मॉम से छुपते छुपाते घर से निकलती है और वो चली जाती है सीईओ के घर की तरफ। वहां पहुंचकर यूंगसुक बाहर से सब देख रही होती है। इसी समय सीन कट होता है और शिफ्ट होता है सीईओ के पास।
सीईओ बेसब्री से फ़ोन के पास बैठी हुई थी, युंगसुक के फ़ोन के इंतज़ार में कि तभी ना जाने कहां से सीईओ के पास एक पर्सनल फ़ोन आ जाता है जिसमें रिंग बजने लगती है। फिर हम देखते हैं कि उसके पैरों में जो जलने के मार्क्स थे वो भी गायब हो जाते हैं। तो इसका मतलब यही था कि पास्ट में युंगसुक ने शायद उसके डैड को मरने से बचा लिया था, जिसके कारण अब उसकी पूरी रियलिटी बदलनी शुरू हो गई थी। सब कुछ बिल्कुल पूरी तरह से बदल जाने से सीईओ कुछ समय के लिए काफ़ी घबरा जाती है। वो घर के बाहर आ जाती है। वो अपनी मॉम को देखती है जो बिल्कुल भी बीमार नहीं लग रही थी। उसी वक्त पीछे से उसे उसके डैड की आवाज़ सुनाई देती है जो कहीं से एक मेंढक पकड़ कर लाए थे और कह रहे थे कि इसकी आंखें बिल्कुल सीयोन की जैसी हैं। सीयोन इतने सालों बाद अपने डैड को देखकर काफ़ी इमोशनल हो जाती है और रोने लग जाती है। उसके पेरेंट्स को समझ नहीं आता कि सीईओ के साथ क्या हो रहा है। उसके बाद फिर से सीन कट होता है और हम सीईओ को देखते हैं जो काफ़ी इमोशनल होकर योंग सुक को थैंक्स कह रही थी।